तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है आपके जीवों में विविधता, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले कि जितने भी आपके चैप्टर हैं वो चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी आराम से आसान भाषा में आप उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। और ये नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव हैं वो पाए जाते हैं। हम देखते हैं प्रकृति के अंदर हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। और सभी जीव हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी उनमें विविधता पाई जाती है, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। और यहाँ पर हम बात करें कि वर्गीकरण है वो जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी जो वर्गीकरण होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, वो जीवों की विभिन्नता है, जीवों की जो विविधता है उसको स्पष्ट करने में क्या होता है, सहायक होता है। यह आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में बच्चों हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, यानी वर्गीकरण है उसका क्या बेस है, क्लासिफिकेशन है उसका क्या बेस है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण है वो उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। और उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव हैं जैसे प्रवाल, हेल और ऑक्टोपस और स्टारफिश और शार्क। ओके, ये आपको ध्यान देना है। और किसी जीव के लक्षण से, यहाँ पर हम बात करेंगे किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य है कि उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। और उदाहरण के लिए अधिकतर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके एक हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं, 5 होती हैं। और जो एक क्या है, लक्षण है। और इस प्रकार हमारे दौड़ने की जो क्षमता होती है और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी क्या है, एक लक्षण है। ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर एक नोट लिया गया है और इस नोट में क्या लिया गया है कि कोशिका संरचना है वो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी बन सकता है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो वो आपको क्या लिखना है, कोशिका संरचना। ओके, और उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट है आपके वर्गीकरण और जैव विकास। अब देखिए वर्गीकरण और जैव विकास क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। यानी सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। और जैव विकास की यह अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत की थी। ये आपको ध्यान देना है कि जैव विकास की यह अवधारणा है वो सर्वप्रथम किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ओके, कब दी थी, 1859 में। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, प्रस्तुत की थी। उस पुस्तक का क्या नाम है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आपको ध्यान देना है। और इस अवधारणा के अनुसार हम बात करें, यहाँ पर इस अवधारणा के अनुसार शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ, प्रमुख बदलाव नहीं हुआ, किंतु कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन है वो दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम या
निम्न जीव कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि कुछ जीव हैं जो समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीव थे, उन जीवों को हमने आदिम या निम्न जीव हैं वो कहते हैं। और जबकि दूसरे प्रकार के जीव हैं उनको हम उन्नत या उच्च जीव कहते हैं, कि दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। इसलिए पुराने जीवों को पुराने जीव हैं उनको साधारण और नए जीव हैं उनको अपेक्षाकृत जटिल जीव कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। तो वर्गीकरण समूहों की जो पदानुक्रमित संरचना है वो उसके बारे में आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट हैक्केल और रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वॉस नामक जीव वैज्ञानिकों ने समस्त सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। और व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। और मोनेरा है जिसमें प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद में कार्ल वॉस ने मोनेरा जगत है उसको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। और पुनः विभिन्न स्तर पर जीवों को उपसमूहों में भी वर्गीकृत किया गया है। तो सभी के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद में देखिए जगत, किंगडम, फाइलम और जंतु। ओके, तो यहाँ पर वर्ग है जिसको क्लास कहा जाता है, गण है जिसको ऑर्डर कहा जाता है, वंश है जिसको जिन्स कहा जाता है, डिवीजन है जिसमें पादप है, कुल है, फैमिली, और जाति है आपके स्पीशीज। अब वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वो क्या है, जाति है जिसको स्पीशीज कहा जाता है। यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट है कि व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की जो 5 प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके मोनेरा। अब देखिए मोनेरा के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनका शरीर बहुकोशिक होता है। कोशिका भित्ति के आधार पर मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक जो संरचना है वो बहुकोशिक जीवों से क्या होती है, भिन्न होती है, अलग होती है। और पोषण के स्तर पर ये बहुपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, कि पोषण के स्तर पर ये क्या हो सकते हैं, बहुपोषी भी हो सकते हैं या विषमपोषी भी हो सकते हैं। उदाहरण है प्यारे बच्चों जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ओके, तो इनके बारे में आप अच्छे से इनको याद करें। उसके बाद में है बच्चों आपके प्रोटिस्टा। अब देखिए प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े तो इस वर्ग में एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। और इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए यानी चलने के लिए सीलिया है और फ्लैजिला है नामक संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। और ये क्या होते हैं, बहुपोषी होते हैं तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। और उदाहरण है इनके एक कोशिकीय शैवाल हैं और डाइएटम है और प्रोटोजोआ है और यूग्लिना है और पैरामीशियम है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटिस्टा के। उसके बाद में 3 नंबर है आपके फंजाई। अब देखिए फंजाई के बारे में भी आप देख सकते हैं फंजाई क्या है। तो ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है। और फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की। और उदाहरण है यीस्ट, मसूरम और कवकों की कुछ प्रजातियां और नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है जिसे सहजीविता कहते हैं। और ऐसे सहजीवी जीवों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लाइकेन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है प्लांटी। अब देखिए प्लांटी के बारे में पढ़ें तो प्लांटी क्या है, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं और ये बहुपोषी आत्मपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया क्या है, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं
जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इस वर्ग के जीव है वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में प्लांटी के बारे में पढ़े तो इस वर्ग के जीवों का वर्गीकरण है वो निम्न तथ्यों पर आधारित है, जिसमें पहला पॉइंट है कि पादप शरीर के मुख्य घटक पूर्णतः विकसित होते हैं और विभेदित होते हैं या नहीं। ओके। और दूसरा पॉइंट है कि पौधों में बीज धारण करने की क्षमता है अथवा नहीं। और तीसरा पॉइंट है यदि बीज धारण करने की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। तो ये तीनों पॉइंट है ये आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद में है थैलोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा क्या है, तो इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता है, कि इन पौधों की शारीरिक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें विभेदीकरण नहीं होता है। इस वर्ग के जो पौधे हैं उनको सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा के। उसके बाद में है ब्रायोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा क्या है, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है और यह पादप तना तथा पत्तों जैसी संरचना में क्या होता है, विभाजित होता है। और इन पादपों के शरीर में सेवन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है मोस फ्यूनेरिया और मार्केसिया। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ब्रायोफाइटा की। उसके बाद में प्यारे बच्चों टेरिडोफाइटा है। और टेरिडोफाइटा क्या है, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है और इन पौधों के शरीर में जल तथा अन्य पदार्थों के सेवन के लिए सेवन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरण हम बात करें मार्सिलिया है, फर्न है और हॉर्सटेल है आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये टेरिडोफाइटा के हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक नोट लिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। नोट में क्या है प्यारे बच्चों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, बीजाणु कहा जाता है। और इन तीनों समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज है वो भी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है और अतः ये क्रिप्टोगेम पुष्पहीन पौधे कहलाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में है जिन पौधों में जनक ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन क्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फेनरोगेम कहते हैं, फेनरोगेम कहलाते हैं। और बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है जिम्नोस्पर्म, जिसको नग्न बीजी कहते हैं और इनको नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। और ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। उदाहरण है आपके पाइनस और साइकस। ओके, और उसके बाद में है एंजियोस्पर्म। अब देखिए एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो इनको आवर्त बीजी तथा पुष्पी पादप भी कहा जाता है और इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास है वो अंडाशय के अंदर होता है। इनमें भोजन का संचय या तो बीजपत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में। ओके, और बीजपत्रों की संख्या के आधार पर इन पौधों को दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें एक है आपके एक बीजपत्री और एक है आपके द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री क्या होता है, इनके बीजपत्रों में एक बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है, इनके बीजों में कितने बीजपत्र होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं। तो ये होता है आपके एक बीज और द्विबीजपत्री। उसके बाद में है एनीमेलिया। अब देखिए एनीमेलिया के बारे में पढ़ें तो इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है और इनमें कोशिका भित्ति है वो नहीं होती है। अधिकतर जंतु है वो चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इनका निम्नवत वर्गीकरण है वो किया गया है। और इसमें सबसे पहले क्या है, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये छिद्र युक्त जीवधारी हैं। ये अचल जीव
किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं और जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है और इनका शरीर है वो कठोर आवरण या बाह्य कंकाल से ढका होता है। उदाहरण है आपके साइकोन है और यूप्लेक्टेला है और स्पॉन्जिला है आदि। ये सब एग्जाम्पल आपके पोरीफेरा के हैं। उसके बाद में है सिलेंट्रेटा। ओके, सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा है वो एक जलीय जंतु माना जाता है और इनका जो शारीरिक संगठन है वो उत्तकीय स्तर का होता है और इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका जो शरीर है वो कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इनकी कुछ जो जातियां हैं वो समूह में रहती हैं। उदाहरण है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश आदि। उसके बाद में है प्लेटिहेल्मिंथेज। ओके, तो इस वर्ग के जंतुओं की जो शारीरिक संरचना है वो अधिक जटिल होती है। इनका शरीर है वो द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोणक होता है और इनका शरीर है वो द्विस्तरीय होता है। इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। इनका शरीर है वो पृष्ठधारीय और चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी कहते हैं। उदाहरण है लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया और टेपवर्म। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके प्लेटिहेल्मिंथेज के। ओके, उसके बाद में है निमेटोडा। अब देखिए निमेटोडा क्या है, तो ये त्रिकोणक जंतु हैं और तथा इनमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है और इनका शरीर है वो बेलनाकार होता है और इनकी देह गुहा को कूटशिलोम कहते हैं और इनमें क्या पाए जाते हैं? उत्तक पाए जाते हैं, किंतु अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। उदाहरण है गोलकृमि, एस्केरिस और फाइलेरिया कर्मी, पिनवर्म और हुकवर्म। ओके, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके निमेटोडा के। उसके बाद में है एनिलिडा। अब देखिए एनिलिडा क्या है, ये जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोणक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इनके अंगों में व्यापक भिन्नता होती है और जलीय एनिलिडा लवण तथा लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं और इनमें सेवन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र है वो पाए जाते हैं। उदाहरण है केचुआ, नेरिस और जोंक। ये सब एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में है आर्थ्रोपोडा। अब देखिए आर्थ्रोपोडा क्या है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका जो शरीर है वो द्विपार्श्व सममित और खंड युक्त होता है और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से क्या होती है? भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं और उदाहरण है झींगा, तितली और मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिलचट्टा आदि। ये सब किसके एग्जाम्पल है मेरे बच्चों? ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में है मोलस्का। अब देखिए मोलस्का के बारे में हम अध्ययन करें तो इनमें द्विपार्श्व सममित वो पाई जाती है। देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है और अधिकांश मोलस्का जंतुओं में क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना है वो पाई जाती है। उदाहरण है प्यारे बच्चों घोंगा, सीप, काइटिन और ऑक्टोपस। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मोलस्का के। उसके बाद में है इकाइनोडर्मेटा। ओके, और इन जंतुओं की त्वचा है वो कांटों में आच्छादित होती है और ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहा युक्त त्रिकोणकी जंतु है। इनमें विशिष्ट जल सेवन नामक नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में क्या होता है प्यारे बच्चों? सहायक होता है और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा और पंखतारा आदि। उसके बाद में है 9 नंबर है आपके प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा क्या है? ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणकी और देह गुहा युक्त जंतु है। इन जंतुओं में नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में
अवश्य उपस्थित होता है और यह छड़ जैसी लंबी रचना जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है और यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से क्या करती है प्यारे बच्चों, अलग करती है। उदाहरण हैं आपके बेलनाग्लोसस और हर्डेमेनिया और एम्फियोकस आदि, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके प्रोटोकोडेटा के। ओके, और उसके बाद में प्यारे बच्चों मैं बात करूं आपके वर्टिब्रेटा यानी कशेरू की, तो ये क्या है, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल है वो पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग होता है और पेशियां हैं वो कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इनको चलने में क्या करती है, सहायता करती हैं। और सभी कशेरू की जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है नोटोकार्ड, दूसरा है पृष्ठनलीय कशेरुक दंड और मेरुरज्जु, तीसरा है त्रिकोर की शरीर और चौथा है युग्मित क्लोमथैली और पांचवा है देहगुआ। और वर्टिब्रेटा है उसको 6 वर्गों में बांटा गया है। अब 6 वर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है आपके साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या है, ये जबड़े के बिना कशेरुकी है। इनका लंबे इल के आकार का शरीर है वो गोलमुख होता है और इनकी त्वचा है वो सल्क रहित तथा चिकनी होती है और ये बाह्य रूप से क्या होते हैं, प्रजीवी होते हैं। उदाहरण है आपके पेट्रामाइजोन, लेम्प्रे और मिगजिन, जिसको हैंगफिश कहते हैं। ओके, और दूसरा जो वर्ग है वो क्या है, मत्स्य। अब मत्स्य के बारे में अध्ययन करें तो इस वर्ग में मछलियां हैं वो सम्मिलित हैं और ये समुद्री और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है और इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है और ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग है वो तैरने में करती है। इनका शरीर है वो धारारेखित होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, कलोम पाए जाते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण है प्यारे बच्चों रोहू, ट्यूना और हिप्पोकैम्पस आदि। उसके बाद में तीसरा जो वर्ग है वो है जल स्थलचर। अब देखिए जल स्थलचर क्या होता है, ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका हृदय है वो 3 कक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल है वो नहीं होता। वर्क है वो पाए जाते हैं श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उदाहरण है मेंढक है, टोड है, सेलामेंडर है आदि। और उसके बाद में है सरीसृप। अब देखिए सरीसृप क्या है, तो ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर है वो सल्कों से क्या होता है, ढका होता है। इनमें श्वसन है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय है वो सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। इनमें वर्क पाया जाता है और ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे हैं वो कठोर कवच से ढके होते हैं। ये वास्तविक स्थलीय प्राणी हैं। उदाहरण है कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। ओके, और उसके बाद में है पक्षी। अब देखिए पक्षी क्या हैं, ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं और इनमें आगे वाले 2 पैर हैं वो उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं। शरीर है वो कोमल पैरों से ढका होता है। इनमें श्वसन है वो फेफड़ों के द्वारा होता है और ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है वो नौकाकार होता है। उदाहरण बगुला, सारस, कबूतर, कौवा, बत्तख आदि, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके पक्षियों के। उसके बाद में 6 नंबर है स्तनपायी। अब देखिए स्तनपायी क्या है, ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय है वो 4 कक्षीय होता है और इन जंतुओं में नवजात शिशुओं के पोषण हेतु मादा में दुग्ध ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। स्तनपायी वर्ग के कुछ जंतु हैं वो अंडे देते हैं, जैसे इकिडना, प्लेटिप्स, और इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी हैं उनमें अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में पूर्ण विकसित होने तक लटके रहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों है नाम पद्धति। तो देखिए नाम पद्धति है वो नाम पद्धति क्या है, तो सभी जीवों के नाम है वो भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होते हैं। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर किया और इस प्रकार किसी जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा
18वीं शताब्दी में किया गया था। तो द्विनाम पद्धति है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। और नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। इसमें पहली बात है कि जिन्स का नाम है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। और दूसरी बात है कि प्रजाति का नाम है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। तीसरी बात है कि छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक अक्षरों में लिखे जाते हैं। और 4 नंबर है कि हाथों से लिखने पर जीन्स और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। तो ये सभी बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।